मैंने अपना नीट क्लियर किया था सेकेंड अटेम्प्ट में। येस, आई टुक अ ड्रॉप। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए थे 569। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए थे 690 आउट ऑफ 720। मेरा नीट का ईयर था 2022 और ये थे मेरे पर सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो, नमस्ते, दिस इज गुंजन नागपाल, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। मैंने इन दिस वीडियो आई शेयर कि मैंने ऐसा क्या किया अपने सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे कि मेरे इतने नंबर आए, या क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। जो मिस्टेक्स मैंने की अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी छोटी छोटी गलतियाँ की थी, बट इस वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगी वो क्या मेजर मिस्टेक्स थी जो आई फील कि आप लोग में से भी बहुत लोग करते होंगे, जो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड स्टूडेंट करता है। 95% ऑफ द पॉपुलेशन वो गलतियाँ करती है, और अगर आप उस गलतियों को सुधार लो तो आपका सिलेक्शन ईजी हो जाता है। तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ताकि उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे वो ये थी कि मैंने सोचा कि मैं जितनी ज़्यादा बुक से पढ़ूंगी उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज मिलेगी। बट ऐसा नहीं होता। आपको पहले अपना सिलेक्शन करना होता है कि आप कहाँ से क्या पढ़ना चाहते हो। जैसे कि NCERT आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, यानी कि आपको रेफरेंस के लिए हमेशा NCERT पे ही आना है। बट मैंने NCERT भी उठा ली, टीचर के नोट्स भी उठा लिए, आलतू फालतू की बुक्स भी उठा ली, फिर अपने कोचिंग के मॉड्यूल भी उठा लिए, और पता नहीं कहाँ कहाँ के टेस्ट के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया कि मुझे सब मिल जाए। तो जब हम ऐसे करते हैं ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि हम हर चैप्टर का, हर बुक पे से सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट या सिर्फ एक ही टॉपिक कर पाते हैं। जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तभी नया जोश होता है। जैसे जैसे तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर्स जो है वो आगे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इतना काम हो जाता है कि हमारा नहीं होता इतना कि हम हर एक बुक से वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। तो नीट क्लियर करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना होता है ताकि वो हमारे दिमाग में रिटेन रहे। जितना हमने पढ़ा है, जितना ज़रूरी है, वो बस एंड तक हमारे दिमाग में रिटेन रहे, ये ज़रूरी है। एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ लो, बजाय इसके कि तुम 10 सोर्सेस को सिर्फ एक एक बार पढ़ो और कुछ याद भी ना रहे। ठीक है, तो आपको करना क्या है फिर? आपको अपने NCERT उठानी है, NCERT की हर एक लाइन पढ़नी है, हर एक कंसेप्ट पढ़ना है। और अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप अपने टीचर के पास जाओ। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो वहीं बैठ के समझो, ऑनलाइन कोचिंग में हो, टीचर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं डाउट्स, यूट्यूब पे सिर्फ उसी टॉपिक की आप वीडियो देख लो, या कोई और बुक आप प्रेफर कर लो जिसमें कंसेप्ट काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में दे रखे हो। वो कंसेप्ट आप अपनी बुक में, NCERT में, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी आपको कंफर्टेबली समझ में आता है वही लिख लो, ताकि बार बार आप जब रिवाइज करो आपको वो पिछली बुक पे या टीचर की हेल्प ना लेनी पड़े। आप सिर्फ एक बार पढ़ो और आपको याद आ जाए कि हाँ मैंने ऐसे सुना था, समझा था, तो याद आ जाए। उसके बाद आपको सिर्फ सॉल्व करने NCERT के क्वेश्चंस, या फिर आप कोई भी एक मॉड्यूल उठा लो, बाहर से ले लो, आप उसी को सॉल्व करो फिर। और बेस्ट रहता है कि जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो ना, उसी कोचिंग का मॉड्यूल आप सॉल्व करो, उसी को ही आप 4-5 बार सॉल्व कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, उनको आप सॉल्व कर दो 5-6 बारी, और इन्हीं को ही बार बार हर टेस्ट से पहले, हर तीसरे टेस्ट से पहले, ठीक है, जब नीट में 1 महीना रह जाए, 2 महीने में, इन्हीं को ही बार बार आप रिवाइज करते रहो। इसी से ही आपका रिटेंशन बढ़ेगा, ना कि इससे कि मैं इधर का भी कर लूँ, इधर का भी कर लूँ, इधर का भी कर लूँ। दूसरी जो मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये होते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। आज मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, ठीक है, मैंने 10 चैप्टर करने थे आज, 10 में से सिर्फ 6 ही हो पाए। आज मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की, लेकिन वो जो मेरे 4 चैप्टर्स नहीं हो पाए उसकी वजह से अब मेरा मोराल इतना कम हो गया, मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई कि मेरा अगले दिन पढ़ने का ही मन नहीं किया। अगले दिन के जो मैंने 10 चैप्टर बनाए थे उसमें से मैं सिर्फ एक ही कर पाई। संडे तक पहुंचते पहुंचते मेरा बैकलॉग इतना ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि पूरा हफ्ते में से सिर्फ मैंने एक दिन अच्छे से पढ़ाई की, और फिर मैं वेट करती थी कि जब मंडे आएगा ना तब अगली नेक्स्ट मोटिवेशन से पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये नहीं करना होता, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। एक पौधे को आप जब तक रोज थोड़ा थोड़ा पानी दोगे वो तभी तक ठीक रहेगा। आप एक ही दिन पे उस पे बाल्टी भर के डाल दोगे तो वो खत्म हो जाएगा पौधा। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रेगुलर रहना है। आप पहले तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जिसे आप कंप्लीट कर सको। और जरूरी नहीं होता कि आप 10 चीजें बना रहे हो तो 10 की 10 चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएं। मतलब मुझे लगता है कि 95% की नहीं हो पाती है, मेरी भी कभी नहीं हुई है। जो मैं टाइम टेबल में सोचती हूँ मेरी कभी कंप्लीट नहीं होती है। बट उस टाइम टेबल का फायदा ये होता है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करते हो। आपको ये होता है कि बस आज कंप्लीट करना है, चाहे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़े, आप अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करते हो।
कोई बात नहीं, अगर दिन में 9 चैप्टर ही हो पा रहे 10 की जगह, अगर आप 10 चैप्टर्स का टाइम टेबल बना रहे हो तो अगले दिन वो पहले वो खत्म कर लो और फिर अगले दिन का कर लो। संडे का टाइम आप ऐसा रखो जिसमें सिर्फ आप रिवीजन करो, टेस्ट दो और अपना जो पूरे हफ्ते का तुम्हारा बैकलॉग्स रह गया ना वो आप कंप्लीट करो। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में आपका मोरल भी कम नहीं होगा, आप डिमोटिवेटेड भी फील नहीं करोगे, है ना। तो कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर रहना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। ठीक है, आप रोज 6 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज 6 घंटे पढ़ लो। ऐसा नहीं करो कि एक दिन आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ये जो साइकिल का ब्रेक आ जाता है ना, फिर पढ़ाई करने का मन हमारा छूटता रहता है। तो ये ब्रेक ना आए, ये इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कंसिस्टेंट अगर आपको रहना है ना तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपका क्लास में आज हुआ है आप उसको जाके फटाफट से उसी दिन पे आप कंप्लीट कर लो, उसकी रिवीजन नोट्स की भी कर लो और उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है आप वो भी आज के आज ही खत्म कर दो। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग वालों के लिए ये बेस्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर टीचर ने कुछ पढ़ाया, वो नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, वहीं जाके फटाफट से पूछ सकते हैं कि भाई सर ऐसे ऐसे बता दो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, चाहे कितनी मर्जी बार पूछो। ऑनलाइन में इतना मुझे नहीं लगता स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है कि वो हर एक बच्चे के ऐसे इंडिविजुअल डाउट्स लेंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए यूट्यूब है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे ट्यूटर्स हैं। ठीक है, वही इंस्टेंट हैंड रिटन सॉल्यूशंस वो भेज देते हैं। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अगर आप करना चाहते हो तो। तीसरा मिस्टेक ये करते हैं बच्चे की टेस्ट की तैयारी वो शुरू करते हैं सिर्फ 2 दिन पहले। तो टेस्ट की तैयारी कभी भी 1 या 2 दिन में नहीं होती। टेस्ट की तैयारी हमेशा स्टार्टिंग से होती है, जब टीचर पढ़ाता है तब साथ के साथ होती है। आपको सिर्फ आज वाले टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना, आपको आगे नीट के लिए पढ़ना है। तो आपको एक बहुत ब्रॉड विजन बनाना होगा कि आज तो चलो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया, ये मुझे आगे तक वो याद रहेगा भी नहीं रहेगा, मैंने आज चीटिंग कर ली। ठीक है, आगे मेरी नीट में काम आएगी भी कि नहीं आएगी। तो ये सब चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। आप सिर्फ इस टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आपका मेन एम है नीट में अच्छा रैंक लाना। तो आप हर टेस्ट की तैयारी उसी तरीके से करो कि आप नीट में बैठ के पढ़ रहे हो। हर टेस्ट की तैयारी फुल और फुल रखो। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हो गया या मेरे को कहीं जाना पड़ गया तो मेरी पूरे हफ्ते मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की या मेरी तैयारी नहीं है। चलो बीमार होना एक रीजन है, बट जब तक आप अवॉइड कर सकते हो ऐसे कहीं बाहर जाना जिससे आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो, तो आप करते रहो उसे। और टेस्ट की तैयारी हमेशा तैयारी करके ही देनी है, ताकि बाद में हमारे पास ये चीज़ ना हो कहने के लिए कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो तैयारी ही नहीं की थी। फिर एनालिसिस आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपका अगला टेस्ट देने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इस टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो अगले टेस्ट से आपको डर लगने लग जाएगा। टेस्ट से डर लगना इज द मेजर प्रॉब्लम कि क्यों हमारे नंबर इंक्रीज नहीं हो पाते। हम टेस्ट को अगर सही मान के देखें, हमने दोस्त समझे कि चल 20 में से 5 क्वेश्चन ही मेरे अगर सही हुए हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो 15 क्वेश्चन तो हमने आज नए सीखे हैं ना, वो 15 क्वेश्चन तो मैंने किसी मतलब दूसरे बच्चे से नए सीखे जिसने टेस्ट दिया भी नहीं। अब इन 15 क्वेश्चन में से कभी आगे रिपीट होता है क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन सही होगा, मैंने अपने 4 नंबर पक्के कर लिए। इस माइंडसेट से अगर आप चलोगे तो आपकी टेस्ट की तैयारी भी अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आपने कुछ कंसेप्ट्स होते हैं एनसीईआरटी में, कुछ लाइंस होते हैं जो हमें नहीं समझ में आती, हमें बाहर दूसरे सोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है, किसी कंसेप्ट वाली बुक की जरूरत पड़ सकती है वो चीज़ समझने के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अगर आप कुछ आपको ऐसी चीज़ लग रही है जिसमें आपको दूसरी बुक की हेल्प लेनी पड़ रही है, या कुछ आपको बहुत ही ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसमें आपको लगता है कि आप ये बार बार गलत कर सकते हो, वहीं आप स्टिकी नोट्स लगा लो या वहीं एक पेपर लगा लो जहाँ आप जब आपके नोट्स हैं आप वही सब कुछ कंसाइज फॉर्म में लिख लो, ताकि जब आप टेस्ट से पहले रिवाइज करो ना तो आपको 4 अलग अलग बुक्स खोल के ना बैठनी पड़े। आप एक चीज खोलो, एक जगह से पढ़ो और आपका सभी उन 4 जगह का रिवाइज हो जाए। ठीक है, रेफरेंस थ्योरी, रेफरेंस में बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी ही रहनी है। ये जो चीजें हैं ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो कुछ तोड़ मरोड़ के पूछ लिए गए हैं, जो आपको लगता है मुश्किल है या जो आप भूल सकते हो बाद में, और आपके पास टाइम नहीं है बार बार सब कुछ पढ़ने का, तो आप बस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने नोट्स में लिख लो या अपनी बुक में लिख लो, ताकि वही है आपका जब आप रिवाइज करने लगो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी कम हो। आपको ये ना हो कि है अभी तो 4 किताबें पढ़नी है, पहले से ही माइंड फिर ना नेगेटिव जोन में चला जाता है। और दूसरा आपका टाइम भी बचेगा, आप एक ही जगह पे सब कुछ कर रहे हो, और जब आप बैठोगे ना तब भी आपको ऐसे इमेज याद आएगी उस पेज की कि अच्छा हाँ इससे ये रिलेटेड है। 4 अलग अलग बुक्स की आना मुश्किल है, बट आप एक अगर जगह पे आप करोगे ना ऐसे तो वो ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, और हर चीज को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करो, जितना सिंप्लीफाइड आप रखोगे उतना ही आपके दिमाग में वो चीजें सिंपल रहेंगी, नहीं तो सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, और एक जो गलती मैंने की है, मुझे लगता है ऐसा कि अगर मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते थे तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती थी, थोड़ा मैं कम पढ़ाई करने लगती थी। अगले टेस्ट में मेरे अगर कम नंबर आ जाते थे तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती थी, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। तो दोनों कंडीशंस में आपका लॉस है भाई, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। ठीक है, उस चक्कर में आपकी अटेंशन कम हो जाएगी। तो
आपको अपनी स्टेबिलिटी खुद मेंटेन करनी है। आपको एक पर्टिकुलर लाइन पे आपको स्टेबल रहना है, ना आपको उससे ज़्यादा हाई रहना है ना लो रहना है, ठीक है। और अंडर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इतने सालों की मेहनत को ख़राब कर सकती है। तो अगर आपके टेस्ट में कम नंबर आ भी रहे हैं तो वही मैं कह रही हूँ, मोक से मत डरो। यही आपके नंबर 400 से 600 700 तक पहुँचाएंगे अगर आप इन्हें अच्छे से एनालाइज करके आप देख लो कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक है और कौन से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिन बच्चों को लगता है कि नीट अभी से ही, कि उनका नीट नहीं होगा इस साल, वो अगला ड्रॉप ले लेंगे, तो भाई ऐसा मत सोचो। पॉजिटिव आउटलुक होना एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे वो चीज़ आपको रिजल्ट नहीं देगी। हो सकता है आपको अगले साल भी ये लगे 6 महीने बाद कि मेरा इस साल भी नहीं होगा, ठीक है, मेरे बस की ही नहीं है, तो ये गलत बात है। आपको एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप सोचोगे वैसा यूनिवर्स आपको वापस देगा। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्टेबल रहना है। अच्छा खाओ पियो, अच्छी नींद लो, बाहर का मत खाओ और अपने माइंड को रिलैक्स रखो, काम रखो, मेडिटेशन करते रहो। और कोई भी दिक्कत आती है तो अपने टीचर से बात करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। इस टाइम पे आपके माइंड में आप जितना कम प्रेशर और टेंशन दोगे उतने ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। बाकी ये है आज का क्वेश्चन, इसका आंसर फटाफट से डाल दो कमेंट्स में। ये 3rd वीडियो है, ठीक है, और लगातार 5 वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन डालूंगी जिसमें जो सबसे पहले इसका आंसर देगा टॉप 5 वीडियोस में, उसको मिलेगी मेरी तरफ से फ्री मेंटोरशिप फॉर 1 मंथ। और ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत ऐसी नीट रिलेटेड टिप्स मैं अपने चैनल पे देने वाली हूँ कि टेस्ट का एक्चुअल एनालिसिस करते कैसे है, ठीक है, और किसी भी चैप्टर को परफेक्शन से करना होगी, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए वो कैसे होता है। तो ये सारी वीडियोस मैं आगे डालने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स।